हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सबस्टेंस को एग्जिस्ट आर इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड और लिक्विड जो है वो को एग्जिस्ट करेंगे। कभी सॉलिड से लिक्विड बनेगा और सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनेगा। उस मतलब जस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हो, जिस जगह पर फ्रीज करेंगे वो, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। अब आप बोलोगे सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर नहीं होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में प्रेशर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर of any substance at which vapor pressure of its liquid state is equal to the vapor pressure of the solid state. Here the liquid and solid state of the same substance, liquid और solid की same substance होंगे, एक ही चीज होगी। जैसे पानी है तो वो वही liquid होगा, वही solid, जैसे ice और water. Solid have small vapor pressure but they have some pressure, उनमें भी थोड़ा बहुत vapor pressure होता है लेकिन कम होता है। अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं थ्रू ग्राफ। अगर हमने ये लिया, एक कंटेनर में हम लेते हैं एक सॉलिड स्टेट किसी की, फर्ज करो ये वाटर की ही सॉलिड स्टेट हम लेते हैं आइस। ये है सॉलिड स्टेट, किसमें है ये? सॉलिड स्टेट में। अब एक दूसरे कंटेनर में हम उसी सब्सटेंस का हम क्या लेंगे? लिक्विड स्टेट। क्या लेंगे? ये हमें कोई सॉल्वेंट लिया है लिक्विड स्टेट में, और इसमें क्या डाल दिया हमने? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। अब इसका जो है इसका क्या होगा? इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने इसमें डाल दिया है। फर्ज करो ये हमने सोल्यूट डाल दिया है, इसमें सरफेस पर भी है सोल्यूट। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्ज करो कि अगर हम सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं T1 था, और ये था सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया और अब सोल्यूशन का हो गया फ्रीजिंग पॉइंट T2। तो इसमें क्या होगा? T1 बड़ा होगा T2 से। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में T1 जो था वो कम था T2 से, इसमें T1 बड़ा होगा T2 से। तो इसको हम बोलेंगे, जो डिफरेंस आया टेम्परेचर में, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो सॉलिड और लिक्विड लिए थे ये दोनों हमें सेम सब्सटेंस के हैं, सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के लिए हमें दोनों। अब देखते हैं थ्रू ग्राफिकली। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लो ये आ गया वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इस पर हम ले जाते हैं वेपर प्रेशर और इस पर ले लिया हमने टेम्परेचर ले लिया हमने एक्स एक्सिस पर। यह है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कोई एक हम ले जाते हैं, कोई ये है सॉलिड का वेपर प्रेशर, मान लेते हैं हम ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है। यह है सॉलिड फेज में, सॉलिड फेज किसका है? सॉलिड फेज किसका है? ये है उसी सब्सटेंस का
जो लिक्विड में भी है। अब अगर हम इसको देखते हैं कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का, अगर ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर आता है, ये है हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का अगर हम देखेंगे, या अगर हम सॉल्यूशन को लाएंगे तो ये यहां पर कट करेगा, ये आ गया सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का ये क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन की कर्व आई, और ये सॉल्वेंट की कर्व आई, ये सॉल्यूशन की है। तो दोनों में अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम मान लेते हैं ये है T1, कितना है T1, और सॉल्यूशन का मान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट है T2, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पर, क्योंकि ये सॉलिड के साथ एग्जिस्ट करेगा, ये सॉलिड फेज लिया हमें, सॉल्यूशन सॉलिड एग्जिस्ट कब करेगा, यहाँ इस जगह पर, और सॉल्वेंट सॉलिड एग्जिस्ट करेगा इस जगह पर। तो अगर हम यहाँ से टेम्परेचर देखेंगे, ये है T1 और ये है T2, अब दोनों में डिफरेंस कितना आया, ये है, ये डिफरेंस जो है इसको हम बोलते हैं डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किसके बराबर हो गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2। एक बार फिर से ग्राफ को देख लो, ग्राफ समझ में आ गया तो पूरा ये समझ में आ जाएगा। ये है हमारा सॉलिड फेज उसी सॉल्वेंट का, सॉलिड फेज, इसको ये है क्या, फ्रोजन, इसको हम देखेंगे फ्रोजन सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट, और इसके साथ हमने कोरिलेट करना है किसको, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को। ये सॉल्वेंट जो है ये सॉलिड कब बनेगा, इस जगह पर, जब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर होगा। तो ये अब इसका, जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं T2, क्योंकि ये कम हो गया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ था और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया T2 और इसका आ गया T1। अब जो डिफरेंस आया वो हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया हमारे पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहां से आगे हम चलेंगे, डेल्टा TF जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेने, हम किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, किसकी कंसंट्रेशन पर, वो है सॉल्यूट की, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, हम कोई भी कंसंट्रेशन टर्म लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम मोलैलिटी, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मोलैलिटी। मोलैलिटी और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। अब KF क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं हम, KF जो है ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो कांस्टेंट, अगर हम मोलैलिटी ले जाते हैं 1 के बराबर, मोलैलिटी कितनी ली, m इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा TF जो होगा वो किसके बराबर होगा, KF के बराबर। तो फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसको अगर हम डिफाइन करेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को, ये बराबर होगा फ्रीजिंग पॉइंट के, जब मोलैलिटी हम लेंगे यूनिटी, कितनी लेंगे, यूनिटी। Thus, molar depression constant may be defined as the depression in freezing point when molality of the solution is unity. Its unit are degree per mole. Degree per mole. अब हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन of
मालिक्यूलर मास या मालिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू किसके बराबर है? के एफ एम मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसके बराबर होती है? इज इक्वल टू के एफ एन बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। ये बराबर हो जाता है के एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर ये ग्राम में है तो ये आ जाएगा के एफ डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1000 के साथ। और यहाँ से हम मालिकुलर वेट निकाल सकते हैं। एम बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ एम बी इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी डिवाइडेड बाई एम बी को हमने निकालना है। यह आ जाएगा डब्ल्यू ए डेल्टा टी एफ और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 के साथ। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। और ये जो ये होगा ये ग्राम में होगा। यहाँ पे मालिकुलर ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो होगा वो ग्राम में होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मालिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। मालिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सप्रेशन निकालेंगे, डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन, डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगी हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब डेल्टा टी एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी के और एक्स बी के। यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स बी और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के, तो यह आ जाएगा एक्स बी एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन किसके हो गया? मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन। उसमें सॉल्वेंट भी आएगा और सोल्यूशन भी आएगा, सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी। ये हम आ सकते हैं के इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। पहले काम करते हैं कि यहाँ पर एन बी जो है वो बहुत कम है एन ए के, और ये नेगलेक्ट कर देंगे हम डिनोमिनेटर में एंड हेंस नेगलेक्टेड इन डिनोमिनेटर में हम इसको क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी डिवाइडेड बाई, अब इसके मोल बचे तो यह आ जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी मल्टीप्लाइड बाई एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एम ए, डब्ल्यू बी और एम बी ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, फिर वापस हम कर देंगे इसको डब्ल्यू ए, ये हो जाएगा किसके बराबर? मोलैलिटी के बराबर, मोलैलिटी। और ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, वेयर के एफ इज इक्वल टू के एम ए। ये के एफ जो है ये दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा और ये होगा के मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, इसके बराबर होगा। तो ये आ गया हमारे पास। इस तरह से हम कैलकुलेट इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं थ्रू मोल फ्रैक्शन से। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ
मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से भी, फ्यूजन से भी हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ से हम देखेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं। जिस तरह से हम के भी निकालते थे उसी तरह से हम के एफ भी निकाल सकते हैं। के एफ इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई एल एफ। इधर एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहाँ पर एल वी था लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एल एफ जो है वो किसके बराबर होगा, एल एफ इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई एम ए। तो अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास के एफ इज इक्वल टू एम ए आर टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एच फ्यूजन। एम ए जो है वो क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। एम ए क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो टी एफ क्या है हमारे पास, टी एफ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी, आप प्योर सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट या फिर लिक्विड की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट नहीं है, ये है, इसको हम बोलते हैं टी एफ एल एल एफ। एल एफ जो है वो लेटेंट ऑफ फ्यूजन है इन ग्राम्स। तो डेल्टा एच एफ क्या आ गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की आ गई पर मोल में, वो हो गई ग्राम्स में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, और टी एफ जो है इसमें वो है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट या फिर हम बोल सकते हैं लिक्विड। तो यहां से भी हम के एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिख कर देता हूँ, नोट है एक नोट, देखिए के एफ की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी के बी के वैल्यू के साथ, फॉर एनी लिक्विड, फॉर एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के लिए के एफ की वैल्यू बड़ी होगी के बी की वैल्यू से। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को देखेंगे, वाटर की के एफ जो है वो है 1.08 डिग्री पर मोलर, और अगर हम देखेंगे इसकी के बी की वैल्यू तो वो है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। और अगर हम इसमें देखेंगे एल वी की वैल्यू, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एल वी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एल एफ की, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एल वी की वैल्यू जो होगी हमेशा एल एफ की वैल्यू से ज़्यादा होगी फॉर एनी लिक्विड, फॉर एनी लिक्विड। क्यों होगी, क्योंकि के एफ जो है, अगर के एफ बड़ा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये,
अभी हमने देखा था फार्मूले में कि ये देखो यहाँ पे LF जो है KF के इनवर्स है, इसलिए KF की वैल्यू यहाँ पर KF की वैल्यू बड़ी होगी तो LF की कम होगी, KB की कम होगी तो LV की ज़्यादा होगी। तो LV की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी LF फॉर एनी लिक्विड। देखो ये वैल्यू क्या होगी, KF जो होगा, ये अगर हम प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो LF के है, तो KB जो अगर हम देखेंगे तो KB इज प्रोपोर्शनल टू 1/LV। तो LF जो है वो छोटा हो जाएगा LV से। उसी वक्त जब ये LF छोटा होगा LV से तो देन KF जो होगा वो बड़ा होगा KB से। समझ गए आप? तो ये बातें आपने कुछ याद रखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल जो है, देखना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक हमारे पास, न्यूमेरिकल है हमारे पास। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर डिजॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर फ्रोज एट 0.37 minus 0.374 सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो हमने डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का निकालना है, तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ, देखो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, सोल्यूशन क्या है, कैन शुगर या शुगर सोल्यूशन, कैन शुगर। कैन शुगर कितनी है, यह है 34.2 ग्राम, 2 ग्राम, लेकिन किस में है, इन 500 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन में, 500 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन में। अगर इसको हम 1000 करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, अगर 1000 में लेंगे, ये 500 सेंटीमीटर क्यूबिक थी, अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होगा सोल्यूशन, तो ये कितनी आ जाएगी कंसंट्रेशन, ये आ जाएगी हमारे पास 68.4 ग्राम। अब हमारा क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया। अगर हम डेंसिटी देखेंगे वाटर की, डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी है हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो तीसरी चीज हमें चाहिए, मोलर मास ऑफ शुगर कितना है, मोलर मास ऑफ कैन शुगर, कैन शुगर कितना है, वो है हमारे पास 342 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स आसान हो गया निकालना। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएंगे हमारे पास वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 68.4 डिवाइडेड बाई 342, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2। ये हो गया इसका, इतने मोल होंगे इसमें। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.2 मोल। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई फार्मूला। अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो डेल्टा TF किसके बराबर होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। तो KF किसके बराबर होगा, ये हमने निकालना है, तो ये आ जाएगा डेल्टा TF डिवाइडेड बाई M। तो मोलरिटी 1000 में हमने निकाल दी है सीधा है, तो इसमें देखो ये कितना है, कितना था 0.374, ये है हमारे पास 0.374 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1.87 केल्विन पर मोल। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर समझ नहीं आई है तो बार बार देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।